हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री सीयूटी यूजी के लिए। बट इस क्लास को वो बच्चे भी देख सकते हैं जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, क्योंकि ये होने वाला है वन शॉट और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ये पूरा का पूरा चैप्टर पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें से बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इस वजह से जो पेपर सेट करते हैं उनको लगता है कि बच्चे इसमें से कम पढ़ के आएंगे। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, बट हमें इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहो ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाओ और टाइम आने पर रिवीजन कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। दिस चैप्टर इज अबाउट पीजेंट्स। पीजेंट्स कौन होते हैं? हम इनको आसान भाषा में कहते हैं किसान। तो ये उनके बारे में है, ठीक है। तो बात होती है जब 16th एंड 17th सेंचुरी में हमारी 85% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती थी, ठीक है। ज्यादातर लोग जो थे वो किसान खेतों में रहते थे और खेतों में ज्यादातर काम क्या करते थे? वो खेती करते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर हमारी ज्यादातर जनसंख्या करती थी। 85% डाटा मत भूला करो, 85% जनसंख्या जो थी वो विलेजेस में रहती थी। अब बात आती है कि इसके सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये सब चीजें हो रही थी या यहाँ पे इतने लोग रह रहे थे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इस चीज के सोर्सेज क्या है। तो इसके सोर्सेज है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स होती हैं वो किताबें जो इवेंट्स के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। जैसे 16th सेंचुरी पहले आती है तो पहले उससे रिलेटेड क्रॉनिकल से रिलेटेड बुक लिख दी, फिर 17th सेंचुरी से, फिर 18th सेंचुरी से। और जब हम इनको हम लोग अरेंज करते हैं ऐसे टाइम टू टाइम तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिकल, ठीक है। तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल मिलता है जिसका नाम है आईनी अकबरी। आईनी अकबरी, इसको लिखा है अबुल फजल ने। ये एक बुक है रिलेटेड टू अकबर, ठीक है। इसमें हमें बताया गया है टैक्सेस के बारे में, राजाओं के बारे में, उनके रिलेशंस कैसे होते थे, वो कैसे रहते थे, ये सारी की सारी चीजें हमें आईनी अकबरी में बताई गई हैं। और भी कुछ हमें इसके सोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी, ठीक है। 16th सेंचुरी के ऑलमोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी सारी चीजें लिखी हैं कि वो लोग भी हमसे टैक्स लेते थे ना, तो उन्होंने टैक्सेस के बारे में, राजाओं के बारे में बहुत सारी चीजें लिखे। तो उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है रिगार्डिंग पीजेंट्स, ओके, मतलब किसानों के बारे में। अब ये जो चैप्टर है पीजेंट्स के बारे में है, तो हमें पीजेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मिले हैं। पीजेंट, अब जाहिर सी बात है, काफी पुराना पुराना प्रोफेशन है, पुराना काम है किसान का, तो पहले कुछ और कहा जाता होगा। तो इंडो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इंडो पर्शियन सोर्सेज में हमें ये चीजें आपको याद रखनी। इंडो पर्शियन सोर्सेज में हमें कुछ नाम मिले हैं, जैसे रायत। ये किसान के लिए वर्ड यूज किए गए हैं, रायत या मुजारिन या किसान या फिर असामी। ये सारे के सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं किसानों के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारी सोसाइटी थी उसमें अलग अलग तरह के किसान पाए जाते थे। काइंड्स ऑफ, देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीसेंट्स। स्पेशली 2 तरह के होते थे। एक होते थे खुदकश एंड पहिकश्त। खुदकश एंड पहिकश्त। खुद वर्ड से याद रखो, इनके पास अपनी जमीन होती थी। खुद मीन्स अपनी, दे हैड देयर ओन लैंड, ठीक है। और ये अपने ही गांव में काम करते थे, ये किसी दूसरे गांव में काम करने नहीं जाते थे, ठीक है। और जो पही कश्त है, इनके पास सबसे पहली चीज अपनी लैंड, अपनी जमीन नहीं होती थी, इसकी वजह से ये लोगों के जमीनों पे काम करते थे, ओके। और ये अपने गांव में काम नहीं करते थे, दूसरों के गांव में काम करते थे। दे बिलोंग्ड टू अदर विलेजेस। ये अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाते थे काम के लिए। अब इसके रीजन क्या थे? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन है आउट ऑफ चॉइस, मतलब अब अपनी मर्जी से जाते थे। अपनी मर्जी से क्यों जाते थे? क्योंकि जो राजा होता था वो इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा देता था,
इतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा देता था कि जितना ये कमा नहीं पाते थे, और इस वजह से इनको मतलब प्रॉब्लम होती थी। अगर इंसान 10 रुपए कमा रहा है और उसको कहा जाए कि तू 9 रुपए टैक्स भर दे, तो वो 1 रुपए में कैसे अपना पालन पोषण करेगा? तो ये रीजन होता था। इस वजह से इन लोगों को अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे इनका पूरा ही नहीं पड़ता था। और दूसरा रीजन होता था आउट ऑफ कंपल्शन। आउट ऑफ कंपल्शन का मतलब है कि फोर्सफुली इनको जाना पड़ता था। अब फोर्सफुली इनको कोई और नहीं निकालता था, इनको निकालता था उनका ही मौसम। जैसे कई बार नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, इस वजह से इनको जाना पड़ता था, या कोई इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, या ड्रॉट आ गया, कुछ भी हो गया, तो इस वजह से इनको वहां से जाना पड़ता था। ये सारे रीजंस होते थे जिस वजह से इनको जगह छोड़नी होती थी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें किसानों की, तो किसान जो है वो करते हैं खेती, और खेती बिना इरिगेशन के तो हो नहीं सकती। तो इरिगेशन के लिए क्या क्या चीजें थी और टेक्नोलॉजी क्या क्या थी, ये सब चीजें हम लोग देख लेते हैं। मतलब कैसे ये अपने खेतों में पानी वगैरह देते थे, कैसे अपनी खेती को करते थे। सबसे पहली चीज, इंडिया में मॉनसून पर बहुत ज्यादा निर्भर किया जाता है काफी समय तक, बहुत समय तक। इस टाइम तक भी मॉनसून्स वर दी ओनली एंड ओनली बैकबोन ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, क्योंकि अगर बारिश होती थी तो फसल अच्छी होती थी, अगर बारिश नहीं होती थी तो फसल अच्छी नहीं होती थी। तो एक तो रीजन होता था मॉनसून, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सिस्टम्स बनाए गए थे, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन बनाए गए थे। आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन। और नॉर्थ इंडिया में हमें कैनाल्स देखने को मिली हैं। ठीक है, कि कैनाल्स का यूज करके, नहरों का यूज करके खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। अब अगर हम लोग खेती की बात कर रहे हैं, तो सीजनल क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो टू मेजर सीजनल साइकिल्स हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, टू मेजर क्रॉप्स हमें देखने को मिली है पूरी सीजन में, जिसको अभी भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। वन इज खारिफ एंड सेकंड वन इज राबी। इसको हम लोग ऑटम ऑटम क्रॉप भी कहते हैं, एंड राबी को स्प्रिंग क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑटम के मौसम में उगाई जाती है और ये स्प्रिंग के मौसम में उगाई जाती है, इस वजह से इनको इस नाम से बुलाया जाता है। ओके, अब हमारे पास ना कुछ जानकारी है, आईनी अकबरी हमें कुछ जानकारी देती है। जानकारी क्या देती है? वो हमें बताती है कि आगरा में 39 वैरायटीज के क्रॉप्स होती थी। ठीक है, 39 वैरायटीज की क्रॉप्स होती थी। दिल्ली में 43 वैरायटीज की क्रॉप्स होती थी, और बंगाल में 50 वैरायटी की तक खाली चावल ही होते थे। ठीक है, 50 वैरायटीज के चावल ही चावल होते थे। तो ये वहां की खासियत थी। और भी जानकारी हमें मिलती है इसमें, जैसे कि जो मुगल अंपायर मुगल स्टेट था, वो बहुत ज्यादा एनकरेज करता था किसानों को कि और ज्यादा खेती करो, और सबसे ज्यादा वो एनकरेज करता था कुछ ऐसी क्रॉप्स को जिनसे रेवेन्यू ज्यादा आता है, जैसे कॉटन और शुगर केन। इनको कैश क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि महंगी बिकती है और इनसे पैसा आता है, तो ज्यादातर वो इसको इन चीजों को उगाने को एनकरेज करते थे। अब बात क्या है, 17th सेंचुरी में कुछ न्यू क्रॉप्स भी इंडिया में देखने को मिली थी, कुछ नई फसलें भी आई थी, जैसे मेज, जिसको हम लोग कहते हैं मक्का, ये आया था अफ्रीका और स्पेन से। और कुछ वेजिटेबल्स लाइक कुछ वेजिटेबल्स भी आए थे इस टाइम तक, लाइक टोमेटो, पोटैटो, चिली, और कुछ फ्रूट्स भी आए थे, जैसे कि पाइनएप्पल एंड पपाया। ये सारे के सारे नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुए थे टिल 17th सेंचुरी। ठीक है, 17th सेंचुरी में कुछ नए क्रॉप्स आए थे इंडिया में। ठीक है, अब बात करते हैं कि विलेज कम्युनिटी कैसी थी, गांव कैसा होता था। विलेज कम्युनिटी, तो विलेज कम्युनिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ था। मतलब उसको उसमें 3 स्टेजेस होते थे, 3 पार्ट्स होते थे। 3 पार्ट्स होते थे। फर्स्ट, कल्टीवेटर्स,
पंचायत एंड विलेज हेडमैन। ये हम लोग विलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, विलेज कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। विलेज हेडमैन को मुकद्दम और मंडल भी कहा जाता था, मुकद्दम और मंडल, ठीक है। पंचायत के बारे में देख लेते हैं कि पंचायत क्या थी। तो पंचायत को कहा गया है असेंबली ऑफ एल्डर्स। इसमें सारे बड़े बड़े जो भी गांव के बड़े बूढ़े होते थे वो इसमें होते थे, ठीक है। और ये एक हेट्रोजीनियस बॉडी होती थी। इट वाज एन हेट्रोजीनियस बॉडी। ये वर्ड याद रखना क्योंकि सीयूटी के एग्जाम में इस तरीके के वर्ड्स बहुत बार पूछे जाते हैं। हेट्रोजीनियस बॉडी। ये कास्ट बाउंड्रीज को इंश्योर करती थी कि हाँ विलेज में कास्ट बाउंड्री बनी रहे, एक कास्ट का इंसान दूसरी कास्ट में मिक्स ना हो जाए। अब जो हमने बात करी मुकद्दम और मंडल की, मुकद्दम और मंडल जो होते थे ये विलेज एल्डर्स द्वारा ही चुने जाते थे। इनको विलेज एल्डर्स जो होते थे वही चूज करते थे। और ये तब तक हेडमैन रहते थे जब तक कि जो हमारे एल्डर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इनमें हो, जब तक उनको लगे कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको बना रहना चाहिए। और जैसे ही इनका कॉन्फिडेंस होता वैसे ही ये अपनी पोस्ट भी खो बैठते थे, ठीक है। तो ये मुकद्दम और मंडल की पहचान थी। इनको चुनते भी विलेज एल्डर्स थे एंड दे वर आल्सो डिसमिस्ड बाय देम ओनली। अब जो पंचायत थी ना, पंचायत के पास फंड आता था, ठीक है। फंड कहाँ से आता था? वही इंडिविजुअल्स, गांव के लोग ही जो होते थे वो फंड इकट्ठा करते थे और उसको मतलब कॉमन अपने ही गांव में कहीं पे यूज कर लेते थे। जैसे सड़कें बना ली, कुएं बनवा लिए, इस तरीके से उसको यूज कर लेते थे ताकि गांव का भला हो जाए, गांव का भी विकास हो जाए, गांव की भी तरक्की हो जाए। इस तरीके से उनका काम चलता था। अब बात करते हैं विलेज आर्टिसंस की। विलेज आर्टिसंस जो कारीगर होते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया ने सर्वे किया था तो उस समय पे हमें पता चला कि 25% जो लोग हैं देवर विलेज आर्टिसंस। वो गांव में कारीगर का काम करते थे। विलेज आर्टिसंस 25% वर आर्टिसंस। जनसंख्या के 25% जो थे वो आर्टिसंस थे। लेकिन उन दोनों में भेदभाव करना, मतलब किसानों और आर्टिसंस में भेदभाव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम काम करते थे। जो काम एक किसान कर सकता था वो काम एक आर्टिसन भी कर लेता था। इस वजह से दोनों में ही भेदभाव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। अब विलेज आर्टिसंस होते कौन कौन थे? जैसे पॉटर्स हो गए, ये खेती बाड़ी भी करते थे ना। ब्लैक स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स हो गए, बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ्स, ठीक है, ये सारे हो गए। ये स्पेशल सर्विसेज देते थे, ठीक है। इनको जाना जाता था फॉर देयर स्पेशल सर्विसेज। अब बात होती है कि हाँ ये स्पेशल सर्विसेज दे रहे थे तो इनको बदले में क्या दिया जाता था? तो इनको बदले में लैंड दी जाती थी कई बार। अब जाहिर सी बात है कोई अपना नुकसान तो कराएगा नहीं, बंजर जमीन दे दी जाती थी इनको, या फिर जो भी लैंड में एग्रीकल्चर हो उसका थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाता था कि हाँ तुमने हमारा काम करा है, तुम वो हिस्सा ले सकते हो, ठीक है। अब अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडिया, या अकॉर्डिंग ब्रिटिश इंडिया तो नहीं कहेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स इंडिया वाज अ लाइक अ लिटिल रिपब्लिक। इंडिया को लिटिल रिपब्लिक क्यों कहा गया है ब्रिटिशर्स ने? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा इनइक्वालिटीज थी, जेंडर इनइक्वालिटीज थी, ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज थी, इस वजह से इसको एक लिटिल रिपब्लिक कहा गया। ओके। अब बात आती है विमेन का क्या रोल था एग्री सोसाइटी में, ठीक है। विमेन्स रोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। विमेन्स रोल इन सोसाइटी, इनका क्या रोल था? तो इनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये कंधे से कंधा मिला के काम करती थी, शोल्डर टू शोल्डर काम करती थी। मतलब जितना काम एक आदमी करता था उतना काम एक औरत को भी करना पड़ता था। जैसे मान लो आदमी हल चला रहा है तो औरत क्या करती थी? वो बीज डालेगी, फिर जो भी बेकार के पौधे होते थे उनको काटती थी, फसल काटती थी, ये सारे के सारे काम वो
करती थी। इसके अलावा भी औरतें कुछ काम करती थी, जैसे कि स्पिनिंग यार्न, चरखा घुमाना, एम्ब्रॉयडरी करना, ये कुछ एक्स्ट्रा काम होते थे, ठीक है, जो औरतें घर में करती थी। अब जो घर होते थे उनको हेड कौन करता था? मेल हेड करते थे, और विमेन्स जो होती थी उनको एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में रखा जाता था हमेशा ही। अब फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स की बात कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड में हूं तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं यूट्यूब में। अब फॉरेस्ट ट्राइब का इससे भी रिलेटेड एक डाटा है। 40% जो जनसंख्या थी वो फॉरेस्ट में रहती थी, ठीक है, फॉरेस्ट की जनसंख्या थी। इनको कहा गया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इट मीन्स जंगली, दे आर जंगली, ठीक है। जंगली क्यों कहा गया है? क्योंकि वो टैक्स नहीं देते थे। अंग्रेज उनको इसलिए जंगली कहते थे क्योंकि वो टैक्स देने से इनकार कर देते थे, वो टैक्स देना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल माफ कर दिया जाता था। इनसे एलिफेंट्स की डिमांड की जाती थी, ठीक है, क्योंकि एलिफेंट्स वर रिक्वायर्ड इन आर्मी। तो इस वजह से जो अंग्रेज सरकार थी वो एलिफेंट्स की डिमांड करती थी क्योंकि वो आर्मी में चाहिए होते थे। और इसको कहा गया है पेशकश। ओके, इसको पेशकश वर्ड दिया गया है। अब थोड़ा सा जमींदारों के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज जमींदार्स रोल, या जमींदारों के पास क्या पावर होती थी। तो जमींदार ना बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। पहला काम उनका होता था कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। अब वो स्टेट या तो राजा हो सकता है या ब्रिटिश गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो जमींदार होते थे वो हमेशा से टैक्स कलेक्ट करते थे। इनके पास ना मिलिट्री भी होती थी। उनके पास एक छोटी सी मिलिट्री होती थी ताकि वो जब उनको जरूरत पड़े वो उसको यूज कर सके। उनके पास एक छोटा सा महल होता था, फोर्ट्रेस होता था, जिसको कहा गया है किलाचाज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटे छोटे से टर्म्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किलाचाज होते थे इनके पास। तो और कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि दीवान। दीवान जो है ये स्पेशली अपॉइंट किए जाते थे। ये एक पोस्ट है जो सुपरवाइज करते थे टैक्स कलेक्शन को, जमींदारों पर नजर रखते थे, ठीक है, जमींदारों पर ये नजर रखते थे। और भी वर्ड्स हैं जैसे कि ये सारे के सारे वर्ड्स इससे रिलेटेड हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड। जमा, हासिल, अमिल गुजार। जमा का मतलब होता था कि जितना अमाउंट आना है, ठीक है, जितना अमाउंट एक गांव से आना चाहिए एज अ टैक्स। और हासिल का मतलब होता था कि जितना अमाउंट मिला। आना 100 था, मिला 50, तो 100 जो होगा वो होगा जमा, कि हाँ इतना आना था, लेकिन मिला 50 मतलब कि इतना मिला, तो उसको हम लोग कहेंगे हासिल। जस्ट अ मिनट, ओके। हासिल का मतलब होता है कि कितना कलेक्ट हुआ। और आमिल गुजार होते थे रेवेन्यू कलेक्टर। अब थोड़ा सा आईनी अकबरी के बारे में भी जान लेते हैं। आईनी अकबरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड सीयूटी यूजी की नजर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईनी अकबरी को 5 बुक्स में लिखा गया था, ठीक है, 5 बुक्स में लिखा गया था। ये हमें बहुत ज्यादा जानकारी देती है अलग अलग चीजों के बारे में। जो 3 किताबें हैं उनको, 3 किताबों में एक है मंजिल आबादी। मंजिल आबादी ये हाउस होल्ड के बारे में बताती है कि घर कैसा होता था, कैसे लोग रहते थे। फिर आती है सिपाह आबादी, ये नाम से ही पता चल रहा है, इट टॉक्स अबाउट मिलिट्री, ठीक है। फिर आती है मुल्क आबादी। मुल्क आबादी आपको ये भी नाम से पता चल रहा है, इसमें हमें अलग पॉपुलेशन से रिलेटेड तो बताते थे, बट इसमें हमें जो टैक्स से रिलेटेड होता था वो भी बताया जाता था, ठीक है। मुल्क आबादी, इट वॉज रिलेटेड टू टैक्स। एंड फिर है 4th एंड 5th बुक, इसमें हमें बताया है रिलीजन एंड कल्चर के बारे में। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
और आप लोग इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो नोट करके रखेंगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस इस नजरिए से पढ़ाए हैं कि आप लोग अपना यूजी का एग्जाम अच्छे से दे पाए और सारे 1 मार्क जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइम पे उन्हीं पे आपकी नजर जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।